परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर चीज है। ये एक बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन आज की हमारी चर्चा पर एकदम फिट बैठती है। बिल्कुल। आज हम अपने पूर्वी पड़ोसी बांग्लादेश में हो रहे जबरदस्त बदलावों की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास कुछ बहुत ही शानदार स्रोत हैं जो अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद की घटनाओं का विश्लेषण करते हैं। हाँ, और ये सिर्फ एक सरकार का बदलना नहीं है। सही कहा। ये बांग्लादेश की आत्मा, उसकी विचारधारा और दुनिया में उसकी जगह को लेकर एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। तो आज हमारा मिशन है इन बदलावों की ऐतिहासिक जड़ों को समझना, आज जमीन पर क्या हो रहा है ये देखना, और सबसे जरूरी, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। और ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, खासकर जीएस पेपर 2 के लिहाज से। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये संकट शुरू कैसे हुआ? मतलब एक छात्र आंदोलन ने इतनी मजबूत सरकार को गिरा कैसे दिया? देखिए, इसकी शुरुआत तो हुई सार्वजनिक नौकरियों में कोटा सिस्टम को लेकर हुए छात्र विरोध से। अच्छा। लेकिन वो तो सिर्फ एक चिंगारी थी। असल में बारूद तो सालों से इकट्ठा हो रहा था। बारूद मतलब आर्थिक परेशानियां, युवाओं में भयानक बेरोजगारी और एक ऐसी भावना कि हमारी राजनीति में कोई सुनवाई ही नहीं है। ये सब सालों का दबा हुआ गुस्सा था। अच्छा, तो ये सिर्फ कोटा का मामला नहीं था? बिल्कुल नहीं। और जब सरकार ने इस विरोध को ताकत से कुचलने की कोशिश की तो उसने रही सही जन सहानुभूति भी खो दी। और फिर जो हुआ वो तो इतिहास है। 5 अगस्त को शेख हसीना का इस्तीफा, और फिर कुछ ही दिनों में 8 अगस्त को नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की एंट्री। ये सब कितनी तेजी से हुआ? बहुत तेजी से। और इसके साथ ही कुछ और बड़े ढांचागत बदलाव हुए। जैसे शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उसे अपंजीकृत कर दिया गया। जिन इस्लामी राजनीतिक समूहों पर पहले पाबंदी थी, उन्हें फिर से राजनीति करने की इजाजत मिल गई। और तारिक रहमान भी तो वापस आ गए। हाँ, वो सबसे बड़ी बात थी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के नेता तारिक रहमान, जो एक बड़े राजनीतिक परिवार से हैं, वो ब्रिटेन से अपना लंबा स्वनिर्वासन खत्म करके वापस लौट आए। तो ये सब मिलकर एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, कि बांग्लादेश शायद एक नई दिशा में मुड़ रहा है। आज जो हो रहा है उसकी जड़ें तो बहुत गहरी लगती हैं। इसे ठीक से समझने के लिए मुझे लगता है इतिहास में थोड़ा पीछे जाना ही पड़ेगा, शायद 1947 तक। सही पकड़ा आपने। यहाँ जो बात आकर्षक है वो है पाकिस्तान का जन्म। सोचिए, एक ऐसा देश जो भौगोलिक रूप से 2 हिस्सों में बटा था। हाँ, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, और उनके बीच में 1600 किलोमीटर का भारतीय इलाका था। बिल्कुल, उन्हें सिर्फ धर्म ने जोड़ा था। मतलब सिर्फ धर्म के नाम पर 2 अलग थलग जमीनों को जोड़ दिया गया था। ये तो शुरू से ही एक अजीब आइडिया लगता है। और ये अजीब आइडिया चला नहीं। पूर्वी पाकिस्तान की आबादी ज्यादा थी, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक ताकत वो पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में थी। सारे फैसले पश्चिम में लिए जाते थे। हाँ, पैसा, नौकरियां, सेना पर दबदबा, सब कुछ पश्चिम के पास था। और जब 1952 में उन्होंने बंगाली भाषा की जगह उर्दू को एकमात्र राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश की, तब बात में कड़ गई। वो बंगाली राष्ट्रवाद के ताबूत में पहली कील साबित हुई। वो उनकी पहचान की लड़ाई का पहला बड़ा कदम था। और फिर 1970 का चुनाव आया। हाँ, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान और उनकी अवामी लीग को जबरदस्त जीत मिली। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की फौजी हुकूमत ने सत्ता देने से साफ इनकार कर दिया। और यहीं से चीजें हाथ से निकल गई। हाँ, मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने एक क्रूर सैन्य कार्रवाई शुरू की, जिसे ऑपरेशन सर्च लाइट कहा गया। जिसका नतीजा ये हुआ कि लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भागकर भारत आ गए। 1 करोड़ शरणार्थी, ये तो भारत के लिए बहुत बड़ा मानवीय और सुरक्षा संकट बन गया होगा। बहुत बड़ा। इसी मानवीय संकट और अपनी सीमा पर अस्थिरता के कारण भारत को दिसंबर 1971 में सैन्य हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके बाद बांग्लादेश एक आजाद देश के रूप में दुनिया के नक्शे पर उभरा। तो इसका मतलब बांग्लादेश की नींव धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक आदर्शों पर रखी गई थी, ठीक भारत की तरह। हाँ, बिल्कुल। 1972 के संविधान में 4 स्तंभ थे: राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता। धर्म के आधार पर राजनीति करने पर भी पाबंदी थी। जी, ये ढांचा भारत के अपने संवैधानिक मूल्यों से बहुत मिलता जुलता था। वाह, तो शुरुआत तो बिल्कुल भारत जैसी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये पूरा ढांचा ही बिखर गया? कहाँ गड़बड़ हुई? गड़बड़ हुई 1975 में, शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के साथ। अच्छा। उसके बाद जो सैन्य शासन आए, पहले जियाउर रहमान और फिर एचएम इरशाद,
उन्होंने धीरे धीरे इस पूरे धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को ही उधेड़ दिया। कैसे? संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटा दिया गया, इस्लामी संदर्भ जोड़े गए और जमात-ए-इस्लामी जैसी पार्टियों को राजनीति में वापस लाया गया। वही पार्टियां जिन्होंने 1971 की जंग में पाकिस्तान का साथ दिया था। हाँ, उन्हीं को। तो ये सिर्फ दिखावटी बदलाव नहीं थे, ये बांग्लादेश की राष्ट्रीय पहचान को एक बंगाली और धर्मनिरपेक्ष पहचान से बदलकर एक इस्लामी पहचान देने की कोशिश थी। लेकिन फिर जब शेख हसीना 2009 में लौटी, तब तो भारत बांग्लादेश के रिश्ते गोल्डन पीरियड में चले गए थे, है ना? ये सच है। सुरक्षा, व्यापार, कनेक्टिविटी, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। और ये कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। हसीना के शासन में भारत को सुरक्षा के मोर्चे पर वो सहयोग मिला जो पहले कभी नहीं मिला था। क्या मतलब? मतलब उत्तर पूर्व में सक्रिय उग्रवादी गुटों के ठिकाने खत्म कर दिए गए। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। मतलब जो उल्फा जैसे संगठन भारत के लिए दशकों से सिरदर्द बने हुए थे, उन पर एक्शन हसीना सरकार ने लिया। बिल्कुल। भारतीय उग्रवादियों को पकड़कर भारत को सौंपा गया। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत थी। तो बांग्लादेश भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक अहम स्तंभ बन गया। हाँ, जमीन और समंदर की सीमाओं के विवाद सुलझाए गए, लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी था। और वो क्या था? देश के अंदर लोकतंत्र की जगह सिकुड़ रही थी। अच्छा। 2014 और 2018 के चुनावों की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठे। विपक्ष को दबाया गया, नेताओं को जेल में डाला गया। और 1971 के युद्ध अपराधियों पर मुकदमे चलाने से भी तो ध्रुवीकरण बढ़ा था। हाँ, उससे समाज में ध्रुवीकरण और बढ़ा और यही अंदरूनी गुस्सा आखिरकार फट गया। तो बाहर भारत के लिए वो एक अच्छी पार्टनर थी, लेकिन देश के अंदर लोकतंत्र कमजोर हो रहा था। तो अब इन सब का क्या मतलब है? मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार और 2026 में होने वाले चुनावों से भारत को क्या उम्मीद करनी चाहिए? ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। देखिए, यूनुस की अंतरिम सरकार बाहर की दुनिया के लिए एक सुधारवादी, पढ़े लिखे लोगों की सरकार का चेहरा पेश कर रही है। लेकिन अंदर ही अंदर उसने कट्टरपंथी इस्लामी ताकतों के लिए राजनीतिक दरवाजे फिर से खोल दिए हैं और विदेश नीति में अब रणनीतिक संतुलन की बात हो रही है। रणनीतिक संतुलन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है कि भारत के साथ जो विशेष संबंध थे, अब वो शायद उतने विशेष ना रहें। मतलब नई सरकार ढाका के रिश्ते दिल्ली के साथ साथ बीजिंग और इस्लामाबाद के साथ भी बराबर करने की कोशिश करेगी। हाँ, ऐसी संभावना है। और 2026 के चुनावों का क्या अनुमान है? अभी के हालात देखें तो 16 फरवरी 2026 के चुनावों में अवामी लीग तो बाहर है। ऐसे में सबसे ज्यादा संभावना यही है कि बीएनपी इस्लामी दलों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाएगी और चुनाव जीतेगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत के लिए सुरक्षा का खतरा फिर से बढ़ सकता है? पूर्वोत्तर में अस्थिरता लौट सकती है? ऐसा नहीं है कि रिश्ते रातों रात दुश्मन जैसे हो जाएंगे, लेकिन वैचारिक दूरी जरूर बढ़ेगी। सुरक्षा सहयोग पर असर पड़ सकता है। और उग्रवादी समूहों को फिर से पनाहगाह मिलने का खतरा? हाँ, ये खतरा हमेशा रहेगा कि भारत विरोधी गुटों को वहां फिर से पनाह मिलने लगे। और चीन का बढ़ता प्रभाव, ये भी तो एक बड़ी चिंता है। बिल्कुल। चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और BRI के माध्यम से बांग्लादेश में गहरी रुचि रखता है। 2016 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ढाका गए भी थे। हाँ, और उन्होंने अरबों डॉलर के निवेश के वादे किए थे। तो बंगाल की खाड़ी में बढ़ता चीनी प्रभाव भारत के लिए एक और बड़ी रणनीतिक चुनौती पैदा करेगा। तो इस पूरी शतरंज की बिसात पर भारत को अपनी चाल कैसे चलनी चाहिए? हमारे पास विकल्प क्या है? देखिए, स्रोत 3-4 बहुत ही स्पष्ट रास्ते सुझाते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम, भारत को अपनी पूरी विदेश नीति किसी एक नेता या एक पार्टी पर टिकाने से बचना होगा। मतलब जो हमने शेख हसीना के साथ किया वो गलती दोबारा नहीं करनी है। सही। वो निर्भरता हमें कमजोर बनाती है। रिश्ते व्यक्तिगत नहीं, संस्थागत होने चाहिए। तो भारत की अब तक की पॉलिसी एक तरह से किंग मेकर वाली थी कि हम एक नेता या पार्टी को सपोर्ट करेंगे। हाँ, लेकिन अब हमें किंग मेकर की जगह एक इकोसिस्टम बिल्डर बनना होगा। इकोसिस्टम बिल्डर, ये दिलचस्प है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों से नहीं, बल्कि पूरे बांग्लादेशी समाज से रिश्ते बनाने होंगे। छात्रों से, पेशेवरों से, पत्रकारों से, नागरिक समाज से। बिल्कुल। यही वो लोग हैं जो बांग्लादेश का भविष्य तय कर रहे हैं और उनके साथ हमारा संवाद होना बहुत जरूरी है। यानी सिर्फ सत्ता के गलियारों तक बात ना हो, बल्कि यूनिवर्सिटी कैंपस और बाजारों तक भी पहुंचे। एकदम सही। और तीसरा बिंदु जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, वो है 1971 की विरासत से आगे बढ़ना। तो क्या इसका मतलब यह है कि 1971 की जो हमारी सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक कैपिटल थी, वो अब एक्सपायर हो चुकी है? एक्सपायर शायद सही शब्द ना हो, लेकिन उसकी वैल्यू जरूर कम हो गई है।
1971 की नैतिक पूंजी आज भी मायने रखती है, लेकिन ये अब बांग्लादेश की राजनीति को परिभाषित नहीं करती। अच्छा। आज का युवा जो बांग्लादेश की आबादी का बड़ा हिस्सा है, वो भारत को उस जंग के चश्मे से नहीं देखता। वो आज की चीजें देखता है। हाँ, वो देखता है कि वीजा आसानी से मिलता है या नहीं, हमारी नदियां पानी साझा करती हैं या नहीं, और भारत उनके देश को एक बराबर के पार्टनर की तरह देखता है या एक छोटे भाई की तरह। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। हमें अपनी पॉलिसी आज की सच्चाई को देखकर बनानी होगी। बिल्कुल, ये बहुत गहरी बात है। इन रणनीतिक बदलावों के अलावा कुछ व्यावहारिक कदम भी होंगे। हाँ बिल्कुल, हमें टेक्नोलॉजी की मदद से अपने बॉर्डर मैनेजमेंट को और मजबूत करना होगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग और कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग बढ़ानी होगी। और आर्थिक रिश्ते और गहरे करने होंगे ताकि उनकी अर्थव्यवस्था हम पर निर्भर रहे। और सबसे जरूरी, हमें सार्वजनिक तौर पर कोई भी ऐसी बात कहने से बचना होगा जिससे बांग्लादेश में भारत विरोधी राष्ट्रवादी भावना भड़के। कूटनीति में संयम बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। तो आज की चर्चा का सार यह है कि बांग्लादेश एक ऐतिहासिक चौराहे पर खड़ा है। ये सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि एक वैचारिक और रणनीतिक दिशा बदलने की संभावना है। हाँ, 1971 के मुक्ति संग्राम के आदर्शों और उसके बाद के राजनीतिक हकीकत के बीच जो तनाव हमेशा से था, वो आज खुलकर सामने आ गया है। और भारत के लिए एक अंतिम विचार? भारत के लिए अंतिम विचार ये है कि असली चुनौती इन परिवर्तनों को रोकने की कोशिश करने में नहीं है, बल्कि इनके हिसाब से अपनी कूटनीति को ढालने में है। सफलता शॉर्ट टर्म राजनीतिक दांवपेच से नहीं मिलेगी, बल्कि लंबी अवधि की संस्थागत और रणनीतिक योजनाओं को पेशेवर तरीके से लागू करने से मिलेगी। और बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण पड़ोसी बना रहेगा। था, है और रहेगा। इस बदलते दौर में इस रिश्ते को संभालना ही भारत की परिपक्व कूटनीति की असली परीक्षा होगी। हमें उम्मीद है कि इस गहरी चर्चा से इस जटिल विषय को समझने में मदद मिली होगी, खासकर अगर सिविल सेवा या दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी चल रही है। जी। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय पर ऐसी ही गहरी जानकारी के साथ।